नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। हम आदिकाल पेपर का जो थर्ड ब्लॉक है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हमने कुछ ग्रंथों के विषय में जो प्रमुख रचना और रचनाकार थे, उन पर हमने चर्चा की थी। लौकिक साहित्य पर चर्चा की थी, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य पर चर्चा की थी। आज हम जो कुछ रासो कृतियां उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी है रासो कृतियां, तो सब पर चर्चा करना तो संभव नहीं है। पर जो प्रमुख रासो कृतियां हैं उन पर आज हम विचार करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। आदिकालीन काव्य की विशेष प्रवृत्ति वीर गाथात्मक काव्य लेखन थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे प्रधान प्रवृत्ति मानकर इस काल का नामकरण ही वीरगाथा काल रख दिया था। वस्तुतः वीर काव्यों के रचयिता चारण अथवा भाट थे, जो किसी राजा विशेष के आश्रित कवि होते थे। अतः उनकी काव्य रचना का उद्देश्य ही अपने आश्रयदाता राजाओं के चरित्र तथा उनके शौर्य एवं पराक्रम का अन्य राजाओं की तुलना में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना था। क्योंकि जो वो क्या करते थे कि जैसे और भी मैंने आपको बताया कि पहले कि बहुत सारे राजा हो गए थे छोटे-छोटे। तो जो कवि हुआ करते थे, हर राजा के जो अपने दरबारी कवि हुआ करते थे, वो अपने-अपने राजाओं की प्रशंसा किया करते थे और दूसरे राजाओं की आलोचना किया करते थे, जिससे कि उनके राजा उनसे प्रसन्न हो जाएँ। इस कारण इनके काव्य में जो वास्तविकता थी वो उसका लोप होता गया और काल्पनिक तत्वों का समावेश हो गया तथा ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि जो चीजें थी वो रही ही नहीं। जब हम कल्पना के आधार पर बहुत कुछ लिखने लगते हैं तो जो अ, वास्तविकता होती है वो बहुत पीछे रह जाती है। तो ऐतिहासिकता से उसका संबंध तो है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नहीं है कि सारी बातें उन्होंने अपने कल्पना के आधार पर लिखी हूँ, कुछ बातें सच भी हैं, लेकिन उसमें कल्पना का जो अ, स्थान है वो बहुत अधिक है। यद्यपि इन रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर विद्वानों ने संदेह व्यक्त किया है। इसका कारण ये है कि इनमें से कई कृतियां तो उपलब्ध ही नहीं है, जैसे हमीर रासो तथा परमाल रासो। इन दोनों ग्रंथों की कोई प्रति अब तक उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पेंगलम में उपस्थित केवल 8 छंदों के आधार पर ही हमीर रासो को रासो प्रति स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार परमाल रासो बालाखंड का प्रकाशन भी आला गायकों द्वारा गाए गए पद्यों के आधार पर किया गया है। समय समय पर विद्वानों ने इन रासो ग्रंथों को प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। कभी इनके रचना काल को लेकर लेकर विवाद उठा तो कभी इनकी भाषा को लेकर विवाद उठा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब रासो काव्य नाम रखा जा रहा था, तो उस समय भी विवाद था विद्वानों के बीच में। गारसादा तासी ने इसको रासुए शब्द से संबोधित किया। ग्रियर्सन ने इसको इसके जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रास्य से मानी, जिसका अर्थ है राजा के आदेश से लिखा हुआ काव्य। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी, जिसके पीछे ये धारणा है कि बीसल देव रासो में रसायन शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है, तो क्यों ना इसका नाम रसायन काव्य रखा जाए। गिरियसन ने इसको गिरियसन रासो शब्द की उत्पत्ति राजा देश से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। रासक संस्कृत परंपरा का उदाहरण है। अपभ्रंश भाषा में 29 मात्राओं का एक छंद होता है, जिसका प्रयोग श्रृंगार एवं वीरता की रचनाओं के लिए किया जाता है। रासो ग्रंथ भी इसी रासक छंद में लिखे गए हैं। इसीलिए रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी जानी चाहिए, ऐसा द्विवेदी जी ने कहा था। ये उनकी धारणा थी। रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा साहित्य है, जिसका संबंध पश्चिमी हिंदी प्रदेश से है। इसे देश भाषा काव्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यद्यपि इन रासो ग्रंथों की जो प्रामाणिकता थी, उस पर विद्वानों ने बहुत संदेह किया है और अपने अपने विचार दिए हैं कि इसमें इस वाले ग्रंथ को रखना चाहिए या इस वाले ग्रंथ को नहीं रखना चाहिए।
इस विवाद का कारण भाषा में विविधता और ऐतिहासिक विषयों से मेल न खाती हुई घटनाएं थी। यद्यपि ये ग्रंथ पूर्णतया प्रमाणिक तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि प्रामाणिकता के लिए कोई आधार होना चाहिए, वो नहीं था। परंतु इन ग्रंथों के कुछ अंशों को प्रामाणिक तथा कुछ को बाद में जोड़ा गया कहा जा सकता है। इन ग्रंथों की भाषा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रंथों में आगे चलकर प्रत्येक काल के अनुसार भाषागत परिवर्तन होते रहे तथा प्रक्षिप्त अंश जुड़ते चले गए। प्रक्षिप्त यानी बाद में जोड़ा गया, प्रक्षिप्त का मतलब होता है बाद में जोड़ा गया। तो प्रक्षिप्त अंश जुड़ते चले गए। यहाँ हम कुछ प्रमुख रासों और कृतियों का विवेचन करेंगे। जिन वीर गाथात्मक रासो ग्रंथों की चर्चा हम यहाँ करेंगे वे हैं पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो का नाम तो वैसे भी सबसे पहले लिया जाता है रासो काव्य में, क्योंकि पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य कहा जाता है जो चंद्रवरदाई ने लिखा है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय पूर्ण रूप से शुरू से लेकर अंत तक उनका जीवन से संबंधित घटनाएं, उनकी वीरता, उनका प्रेम प्रसंग, सबका वर्णन बड़ी सुंदर सरल भाषा में चंद्रवरदाई ने किया है। रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी स्वीकार किया। इसके कुछ अंशों का अनुवाद कर्नल टाट तथा डॉक्टर हार्ले ने किया है। इस महाकाव्य के रचयिता चंद्रवरदाई हैं, जो दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के सामंत तथा राजकवि थे। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई एक मित्र की भांति सदैव पृथ्वीराज चौहान के साथ रहा करते थे। बहुत अच्छी उनकी मित्रता थी चंद्रवरदाई से, और मित्रता भी ऐसी थी कि पृथ्वीराज चौहान का कोई एक पक्ष, जीवन का कोई एक पक्ष भी चंद्रवरदाई से छुपा हुआ नहीं था। चंद्रवरदाई के ज्ञान में, सब संज्ञान में सब कुछ था। पृथ्वीराज चौहान का प्रेम, पृथ्वीराज चौहान की अन्य जो बातें कह सकते हैं कि जो और लोगों से छुपी हुई थी, वो चंद्रवरदाई को सारी बातें पता थी, क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, परम मित्र थे, और एक कवि तो थे ही। उनके राजकवि भी थे, सामंत भी थे। उस समय दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई ने जो भी लिखा उनके द्वारा देखा गया था और फिर अनुभव किया गया था। एक चीज होती है, देखो, जैसे अभी हम कुछ चीज देख कर आए कहीं पर, उसके बाद हम 10 साल बाद अगर हम लिखते हैं तो थोड़ी सी जो है कल्पना का फुट अपने आप आ ही जाता है। क्योंकि अब हम या तो उस घटना को तुरंत के तुरंत लिख दें, एक ये होता है, एक होता है कि कोई और हमें बता रहा है वो घटना, जैसे किसी और अन्य मित्र ने हमें उस घटना के विषय में बताया, उसके बाद हम लिख रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम कि उस जो मित्र हमें बता रहा है उसके बाद में कितनी सच्चाई है, वो सही है या क्या है। लेकिन जब हम खुद देखते हैं किसी चीज को, जब हम अपनी आंखों से किसी दृश्य को देखते हैं, तो उसका वर्णन करना बड़ा आसान होता है, बड़ा सरल होता है, बड़े मतलब वास्तविकता के साथ हम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो घटना हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं, तो उसमें बिल्कुल कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि हम उसमें कुछ, हाँ, कभी-कभी कवियों का केवल थोड़ा सा एक स्वभाव होता है कि वो जब लिखते हैं तो थोड़ा सा कल्पना का पुट आ ही जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान के विषय में जब चंद्रवरदाई ने लिखा होगा तो देखा, अनुभव किया, उसके बाद लिखा, कुछ कल्पनाओं का सहारा भी लिया होगा, लेकिन इतनी कल्पनाएं नहीं जो किसी और के द्वारा बताई जाती हैं। या ना, अगर वो पृथ्वीराज चौहान की जगह किसी और के विषय में लिख रहे होते तो वो इतना गहराई से नहीं लिख पाते। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि उनके मित्र थे, वो उनके साथ हमेशा उनके साथ ही रहा करते थे, तो इसलिए उन्होंने जो भी लिखा पृथ्वीराज चौहान के लिए वो बहुत सटीक है। चंद्रप्रदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा उनकी कृति को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह प्रबंध काव्य की दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है। महाकाव्य, पहला महाकाव्य,
प्रबंध काव्य जिसे कहते हैं। मूलतः ये ग्रंथ एक चरित काव्य है जिसके अंतर्गत इस कृति के चरित नायक पृथ्वीराज चौहान का जीवन व्रत प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में उन सभी नियमों का पालन किया गया है जो परंपरागत शास्त्रीय ढंग से ग्रंथ के प्रारंभ में प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे मंगलाचरण, विनय सज्जन, प्रशंसा, रचना का उद्देश्य आदि। ये सारी चीजें शुरू में चंद्रवरदाई ने रखी है। संस्करण में लगभग 2500 पृष्ठ है तथा ये उपसमयों में विभक्त है। इसमें शहाबुद्दीन गौरी, जयचंद, परमाल तथा मेवातियों आदि से किए गए पृथ्वीराज के अनेक युद्धों का वर्णन है तथा उनके अनेक विवाहों की कथा है। इन विवाहों में संयोगिता स्वयंवर, शशिव्रता विवाह आदि प्रमुख है, लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था वो संयोगिता स्वयंवर है। भाव पक्ष की दृष्टि से इसकी सबसे प्रभावशाली विशेषता ये है कि इसमें मार्मिक प्रसंगों का अत्यधिक स्वाभाविक वर्णन किया गया है। रस की दृष्टि से यह काव्य युद्ध प्रधान वीर काव्य है। युद्ध वर्णनों में कवि ने पृथ्वीराज के युद्ध कौशल, शौर्य एवं पराक्रम का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है। शहाबुद्दीन की सेना के साथ हुए पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि पृथ्वीराज के युद्ध कौशल की विशेषता बताते हुए कहते हैं चंद्रमताई कि थके रहे सूर कौतिक गिगन, रगन मगर भई श्रोणधर, हदि हरीश वीर जग्गे जुगलस, हुरेऊ रंगी नवनंत भर। अर्थात पृथ्वीराज चौहान के युद्ध कौशल एवं वीरता को देखकर सूर्य भी स्तंभित होकर ठहर जाता है। इस युद्ध में हुए नरसंहार से सारी धरती रक्त से भर गई। ऐसे युद्ध को देखकर वीर योद्धा उल्लास से भर उठे तथा उनके चेहरों पर प्रसन्नता की लालिमा छा गई। वीर रस के साथ रौद्र रस का भी अत्यधिक प्रभावशाली वर्णन इस कृति में हुआ है। साथ ही श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का चित्रण भी इस कृति में देखने को मिला है। इस ग्रंथ में वर्णनों की बड़ी प्रधानता है। युद्ध वर्णन, विवाह वर्णन, नगर वर्णन, नक्षिक वर्णन, बड़ा कुशल चित्रण कवि ने किया है। शशिवृत्ता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चित्र रेश वाला विचित्र, चंद्री चंद्र का कानन, स्वर्ग मग्न उत्तरी चित्र, उत्तरी परमानन। यानी शशिव्रता जो है इनकी पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी चित्ररेखा के समान विचित्र एवं अत्यंत सुंदर है, एक अप्सरा के समान है। उनका मुख चंद्र के समान सुंदर है तथा शरीर पर चंद्र सी कांति है। ऐसा लगता है मानो वो स्वर्ग लोक के मार्ग से यहाँ उतर कर आई है। वो किसी चित्र में अंकित पुतली की भांति बेहद खूबसूरत है, बहुत सुंदर। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित ये पृथ्वीराज रासो की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है। वो ब्रज भाषा का वो रूप प्रतीत होती है जिसमें राजस्थानी बोली का मिश्रण, इसे पिंगल कहते हैं। इस कृति की भाषा में अनेक भाषा के शब्द परिलक्षित होते हैं अतः रासो की भाषा को शुद्ध साहित्यिक भाषा नहीं माना जाता। वस्तुतः इसकी भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी और ब्रज भाषा के शब्दों का सुंदर समीक्षण दिखाई देता है। छंदों की दृष्टि से इस ग्रंथ में वैविध्य है। इस कृति में मूलतः गाथा, कवित्व, दोहा और अन्य छंदों की प्रधानता है। कहीं कहीं एक ही वर्णन में अनेक छंद दिखाई देते हैं। कवि ने संपूर्ण काव्य में लगभग 68 छंदों का प्रयोग किया है। काव्य शैली की दृष्टि से कवि ने ओज और शक्ति प्रदर्शन को प्रमुखता दी है। इसीलिए कहा जा सकता है कि रासो की काव्य शैली स्वाभाविक और वीर, ओज, श्रृंगार तथा माधुर्य गुण से युक्त है। अब अगर हम परमाल रासों की बात करें, क्योंकि परमाल रासों भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है आदिकाल का। परमाल रासों को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जिसके जिसमें जो वर्णन है वो आल्हा और उदल नाम के वीर चरित्रों का वर्णन है। वीर भाव का जितना प्रभावशाली हो
इस कृति में दिखाई देता है, उतना अन्य में नहीं। इस ग्रंथ का सर्वश्रेष्ठ गुण ये है कि गांव में टोलियों में गायक इसे गा गा कर लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये ग्रंथ लगभग 36 खंडों में विभक्त है। इस कृति में सोठा, दोहा, भुजंग, प्रयाग, छप्पे, कुंडलियां, त्रोटक और हरि गीतिका आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। इसकी गेयता के कारण इसे लोक गाथा की शैली में भी रखा गया है। कुछ आलोचक इसे आल्हा शैली में लिखा भी स्वीकार करते हैं। अब अगर हम खुमार रासों की बात करें तो खुमार रासों के रचयिता दलपति विजय है। खुमार रासो दलपति विजय के द्वारा लिखा हुआ बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। इसकी भाषा डिंगल है और इस काव्य ग्रंथ में मेवाड़ के महाराजाओं बापा रावल सिंह, महाराजा राज सिंह तक का विस्तृत वर्णन है। इनके प्रमुख रूप से इनमें प्रमुख रूप से राजा कुमार का चरित्र वर्णन कवि ने अधिक विस्तार से किया है। इस ग्रंथ की जो घटनाएं हैं वो लगभग काल्पनिक है तथा इसमें अलौकिक तत्वों का समावेश है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुमार रासो महाराजा कुमार के वंश के इतिहास को ध्यान में रखकर लिखा गया होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका रचना काल 9वीं शताब्दी के आसपास माना है। अब अगर हम हम्मीर रासों की बात करें तो ये रचना अभी वैसे उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये रचना कवि शांगधर के द्वारा प्रणीत है, ऐसा लोगों का सोचना है, विचार है। लेकिन कुछ सटीक इसके जो है साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं हमीर रासों के। परंतु विविध साहित्य के इतिहासों में इस कृति का उल्लेख मिलता है। बेशक रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन विविध साहित्यों के इतिहास में इस कृति का उल्लेख मिलता है। हमीर रासों के केवल 8 पद प्राकृत पेंगलम में विद्यमान है। इससे स्पष्ट होता है कि ये उस काल की प्रचलित भाषा में रचित एक वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ रहा होगा, जो पद प्राकृत पेंगलम में प्राप्त होते हैं। इनके आधार पर इनकी भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव माना जाता है। प्रत्येक पद का छंद अलग है, अतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विविध छंदों में इस मूल ग्रंथ की रचना हुई होगी। उपलब्ध पदों की भाषा तथा वर्ण विषय की दृष्टि से यह कृति 18वीं शताब्दी से पूर्व की रचना स्वीकार की जाती है। इस कृति में रणथंभौर के शासक हम्मीर की प्रशस्ति की बात की गई है। अगर हम विजयपाल रासो की बात करें तो ये नल्ल सिंह भट्ट के द्वारा लिखा गया स्वीकार किया जाता है। इस ग्रंथ के जो चरित नायक है वो राजा विजयपाल है, जो विजयगढ़ के शासक थे, जो आजकल करौली क्षेत्र में आता है विजयगढ़। इसका काल 1050 के आसपास का है। नरसिंह भाट को इन्हीं का आश्रित कवि माना जाता है। इस कृति के अब तक केवल 42 छंद ही प्राप्त हुए हैं। इस प्रबंध काव्य में विजयपाल के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन है। इस कृति के रचनाकार ने पंग राजा एवं विजयपाल सिंह के मध्य हुए युद्ध का मुख्य रूप से वर्णन किया है। एक और है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको उसके विषय में बता रही हूँ। संदेश रासक एक प्रेम रासो काव्य है, प्रेम पर आधारित है। संदेश रासक 12वीं शताब्दी में रचित एक अपभ्रंश रचना है। यह ग्रंथ अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। इसमें 223 पद हैं तथा ये 3 प्रकरणों में विभक्त है। इस कृति में विजयनगर में रहने वाली एक विरहिणी नायिका की कथा वर्णित है, जिसका पति गुजरात चला गया है। विरहिणी नायिका खंबात जाने वाले एक पथिक के द्वारा अपने पति को संदेश भेजना चाहती है। वो चलने को उद्यत होते हुए पथिक को बार बार रोककर अपना करुण संदेश देती है। नायिका पथिक से 6 ऋतुओं में अपने विरह से उत्पन्न दुख का वर्णन करती है। मतलब जो ऋतुओं के अनुसार दुख का वर्णन आप जब पढ़ोगे, जब आप भक्ति काल पढ़ोगे तो भक्ति काल में
अ, जो निर्गुण काव्य धारा के सूफी काव्य धारा के निर्गुण की सूफी काव्य धारा के जो मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, उन्होंने जब ये लिखा था पद्मावत, ये जो ग्रंथ लिखा है उन्होंने, महाकाव्य है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसका एक खंड है नागमती वियोग वर्णन। आप कभी उसको अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि उसमें जो ऋतु है, उन ऋतुओं के अनुसार उन्होंने जो नागमती के वियोग का वर्णन किया है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। हालांकि जो प्रयास संदेश रासक में किया गया है, हमने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी बहुत सारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो आदि काल में है, वो और ज्यादा विकसित होकर भक्ति काल में आ गई, फिर और ज्यादा विकसित होकर रीति काल में आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो आधार मिला है वो आदि काल से ही मिला है। तो हो सकता है कि जो सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के विषय में लिखा है, नागमती का जो वियोग वर्णन किया है ऋतुओं के अनुसार, तो ये हो सकता है कि उन्हें ये जो जो आइडिया कह सकते हैं कि आइडिया उन्हें इनसे मिला होगा, अब्दुल रहमान के संदेश रासक से मिला होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही षट ऋतुओं में विरह को दिखाया है, उत्पन्न किया है। मतलब इसमें हाँ, तो नायिका जो है ऋतुओं का वर्णन अपने विरह की दशा से उत्पन्न दुख को पथिकों को बताती है। जब वो पथिकों को रो रो कर अपना करुण संदेश देती है, पति को भेजती है पथिकों के माध्यम से, सारी ऋतुओं का वर्णन अपने से उत्पन्न जो दुख है उसका वर्णन करती है। और जब नायिका पथिक को विदा करती है, तो दूसरी दिशा में उसका पति आता हुआ दृष्टिगत होता है, तो वो आनंद विभोर हो जाती है। अ, आप खुद कल्पना करो इस बात की कि आप किसी को बहुत समय से नहीं मिले हैं, कोई आपका अपना प्रिय आपको छोड़कर कई दिन पहले जा चुका है, उसके बाद आपका आप विरह अवस्था में हैं, उसको काफी स्मरण में रखे हुए हैं, रात दिन उसी का स्मरण है आपको, और आप किसी भी तरह से अपना जो मन की व्यथा है वो अपने प्रिय को पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए आप तमाम जतन करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी वर्तमान काल है तो लोग मोबाइल का सहारा ले लेते हैं, ऑनलाइन अपना सारा कार्य चल रहा है, उनको देख भी सकते हैं अगर कोई दूर चला जाए। लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी, तो पता भी नहीं चलता था कि कोई कहीं कहीं गया है तो वो सुरक्षित है भी या नहीं है। तो इस तरह से जब इतना बड़ा एक दुख, बहुत प्रिय हमारा बहुत दूर गया हुआ है और उसके आने की कोई संभावना नहीं है, और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गया है, और हम उस रास्ते से जो निकल रहा है हम उसको अपनी व्यथा सुना रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं, और इतने में ही हमारा वो प्रिय हमें दिखाई दे जाए, तो क्या आनंद की अनुभूति होगी, ये उस कोई गृहिणी से पूछे जो अपने प्रिय के वियोग में हर पथिक को अपना दुख की व्यथा सुना रही है। तो जब उसको उसका पति आता हुआ दिखाई देता है, तो वो आनंद से विभोर हो जाती है। अंत में कवि ने अपनी इस रचना को पढ़ने सुनने वालों की कार्य सिद्धि की मंगल कामना करते हुए कृति समाप्त की है। कवि ने ये भी कहा है कि जो भी इस कृति को पढ़ेगा या सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। संदेश रासक एक खंड काव्य है और इसमें 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, परंतु इसका जो मुख्य छंद है वो रासा है। इस कृति में श्रृंगार रस के विरह पक्ष का अंकन प्रमुख रूप से किया गया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक विरहिणी की दीन दशा का वर्णन किया गया है, उसकी भाव विह्वलता का चित्रण कवि ने बखूबी रूप से किया है। नायिका स्वप्न में पति से साक्षात्कार करती है, तथा जगने पर उसे जब वस्तु स्थिति का पता चलता है तो वो अत्यंत दुखी होकर कह उठती है कि प्रेम करने के बाद आप इस तरह से दूर कैसे चले गए, आपको ये 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 कार्य नहीं करना चाहिए था। और इसका अंत लेकिन बड़ा सुखद है। ग्रंथ की समाप्ति जब हुई है तो नाटकीय ढंग से नायक नायिका के पुनर्मिलन की रचना से हुई है। अब अगर हम बीसल देव रासू की बात करें, इसके जो रचनाकार है वो नरपति नालवे हैं। इस ग्रंथ का रचनाकाल का समय 1155 ईस्वी माना जाता है। इसके चरितनार विग्रहराज तृतीय है। इस कृति में चौहान राजा विग्रहराज यानी बीसल देव
तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह तथा वियोग का वर्णन है। राजा बीसलदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी राजमती के व्यंग बाणों से रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाते हैं, उड़ीसा राज्य में चले जाते हैं तथा 12 वर्षों तक लौटकर नहीं आते। पति के वियोग से अत्यंत दुखित रानी एक पंडित द्वारा बीसलदेव को संदेश भेजती है और अंत में बीसलदेव के लौट आने पर दोनों का पुनर्मिलन होता है। यह रचना 4 खंडों में विभक्त है तथा इसमें कुल 128 छंद हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें आदि से अंत तक एक ही छंद का निर्वाह हुआ है। यह गेय काव्य के रूप में रचित है तथा इसकी शैली वर्णनात्मक है। यह कृति मूलतः एक विरह काव्य है। कवि ने रानी के विरह को, जैसे संदेश रासक में था विरह काव्य, वैसा ही बीसल देवरास में भी है। कवि ने रानी के विरह को अत्यधिक विस्तार पूर्वक वर्णित किया है। उसे नारी के विवश जीवन से सहानुभूति है और जो नारी का जो विवश जीवन है उसको उन्होंने अपने कलम के माध्यम से साक्षात रूप में पृष्ठ पर उतारा है। अभी ये जो ग्रंथों की चर्चा मैंने की आप लोगों से, वीर रासो काव्य की, उनमें श्रृंगार रस के साथ में वीर रस का जो प्रादुर्भाव है वो बहुत हुआ है, वीर रस की प्रधानता रही नहीं है इन ग्रंथों के। वीर रस की प्रधानता रही है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अब जो आपको ग्रंथ बताऊंगी उसमें धर्म धर्म के उपदेश ज्यादा है। अब आपको मैंने उपदेश रसायन रास के विषय में बताया था जो जिन दत्त सूरी का है। इसका रचनाकाल 1143 के आसपास माना जाता है। इसमें निहित पद्यों की संख्या 80 मानी जाती है। यह एक धार्मिक रचना है तथा इस कृति के रचनायक जो रचनाकार है उनका उद्देश्य है धर्म का उपदेश देना। भारतेश्वर बाहुबली रास ये ग्रंथ आचार्य शालीभद्र सूरी द्वारा रचित है। इसके विषय में भी मैंने आपसे चर्चा की थी पिछले व्याख्यान में कि एक जैन साहित्य का एक अति प्रचलित घटना पर आधारित ये ग्रंथ है। अब अगर केवल हम रासो साहित्य की जो विशेषताएं हैं उन पर प्रकाश डालें, अभी हम अगले व्याख्यान में जो पूरा साहित्य रहा है आदिकाल का उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उन पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन अभी हमने जो रासो साहित्य पर डिस्कशन किया है, जो चर्चा की है, उस पर उसकी जो विशेषताएं रही है उन पर विचार करेंगे। तो इसमें जो अगर कोई पहली विशेषता है तो वो ये है कि ऐतिहासिकता और कल्पना, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तथा प्रशस्ति काव्य होने के कारण इनके वर्णनों में ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा नहीं हो पाई है तथा काल्पनिक वर्णनों की अधिकता हो गई। मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिकता का लगभग अभाव रहा है और काल्पनिक चीजें ज्यादा आ गई हैं। इन वीर गाथाओं में इतिहास तथा कल्पना दोनों का ही समावेश है। इसका एक कारण वर्णनात्मकता भी है। वर्णन प्रधान काव्य होने के कारण इन कवियों को सहज ही काल्पनिक घटनाओं और अतियुक्तियों का सहारा लेना पड़ता था। वस्तुतः ये ग्रंथ काव्य ग्रंथ थे अतः कल्पना का समावेश होना स्वाभाविक ही था। रासो काव्य के रचयिताओं ने अपने कथानक का प्रारंभ तो ऐतिहासिक घटनाओं से किया है, परंतु चरित्र नायक के अलौकिक एवं शौर्यपूर्ण कार्यों का उल्लेख तथा वर्णन करने के लिए इन काव्यों में काल्पनिक घटनाओं तथा ऐसे आख्यानों का अंकन किया है जिनका इतिहास में उल्लेख नहीं है। जब हम ऐतिहासिक रचनाओं को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें चीजें अलग हैं। जो आप इतिहास की जब ग्रंथ पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो इतिहास की के ग्रंथ हैं उसमें जो घटनाओं का वर्णन है वो, और जो रासो काव्य में घटनाओं का वर्णन है वो, उनमें काफी अंतर है। और जहां तक है ऐसा विद्वानों का कहना है कि जो रासो काव्य में लिखा गया जो
राजाओं के विषय में जो चरित्र अंकन किया गया है, जो चरित्र काव्य लिखा गया है, जो घटनाएं लिखी गई हैं, जो आख्यान लिखे गए हैं, उनका इतिहास में उल्लेख कम है। केवल इन्होंने क्या किया, एक ऐतिहासिक घटना को लिया और उसमें घटना को ज्यों का त्यों ना रखकर उसमें अपनी कल्पनाओं का अ, सहारा लेकर उसको थोड़ा-सा अ, अलग रूप दे दिया। कुछ रासो काव्यों की घटनाएं भी एक सी होते हुए एक दूसरे से मेल नहीं खाती। जैसे परमाल रासों में चरित नायक राजा परमाल के पृथ्वीराज चौहान द्वारा मार दिए जाने का उल्लेख है। परमाल रासों में जब हम परमाल रासों को आप पढ़ोगे कभी तो उसमें जो जो नायक है राजा परमाल, उसको जब उसे वर्णन किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको मारा है, जबकि चंद्रवरदाई ने अपना ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो लिखा है, उसमें लिखा है कि उन्होंने केवल उनको दंड देकर छोड़ दिया है। यद्यपि परमाल तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होने की घटना ऐतिहासिक ही है। मतलब इन दोनों में युद्ध तो हुआ है, परमाल तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने परमाल को मारा है या नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया है। इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य अ, इनकी रासो काव्य में नहीं मिलता, क्योंकि एक ग्रंथ कुछ और कह रहा है और दूसरा ग्रंथ कुछ और कह रहा है। दूसरा जो कि जब हम आगे चर्चा करेंगे सारी प्रवृत्तियों की, तो हम देखेंगे कि उसमें भी यही बात है कि प्रशस्ति काव्य रासो काव्य का प्रतिपाद्य विषय है, तो फिर ये अन्य जो रचनाएं आदिकाल में लिखी गई हैं उनका भी प्रतिपाद्य विषय है, कि आश्रयदाता राजाओं की शौर्य तथा वीरता का यशोगान करना। रासो काव्य के रचयिताओं ने अपने चरित नायकों के युद्ध कौशल तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने अपने वर्णनों में चरित नायक के समक्ष दूसरे राजाओं की हीनता का भी अंकन किया है। अभी जब व्याख्यान हमारा आरंभ हुआ था, तब भी हमने ये कहा था कि इन्होंने अपने राजाओं की प्रशंसा की है, लेकिन इन्होंने दूसरे राजाओं की आलोचना भी की है, जो केवल इसलिए कि वो खुश हो जाएं, जिनके आश्रय में ये रहा करते थे, वो राजा खुश हो जाए, इसलिए इन्होंने दूसरे राजाओं की आलोचना की है, उनकी हीनता का अंकन किया है। इन कवियों ने अपने काव्य का आदर्श रण क्षेत्र में अपने नायक राजा की वीरता के वर्णन को ही बनाया है, क्योंकि आश्रयदाता को प्रसन्न रखना तथा युद्ध क्षेत्र में ओजपूर्ण वर्णनों द्वारा वीरता का संचार करना इनका कर्तव्य था। युद्ध और प्रेम, अगर इस काल की बात की जाए, युद्ध और प्रेम देखा जाए, तो रासो काव्य के चरित नायकों के युद्ध अधिकांशतः अपने राज्य का विस्तार करने के कारण ही होते थे। इन कृतियों में श्रृंगार तथा वीर दोनों रसों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो के चरित नायक पृथ्वीराज चौहान, वो एक वीर योद्धा होने के साथ साथ एक सफल प्रेमी भी थे। कवि ने युद्ध वर्णनों में पृथ्वीराज चौहान की वीरता एवं पराक्रम का चित्रण किया है और दूसरी ओर रूप सौंदर्य तथा प्रेम का भी बहुत सुंदर अंकन किया है। युद्ध वर्णनों में उन सभी वस्तुओं का विस्तृत वर्णन है जिनका उपयोग युद्ध में होता था। यहाँ तक कि सेना के सेनापतियों के नाम और रूप तक का वर्णन इन ग्रंथों में देखने को मिल जाता है। प्रेम के अंतर्गत रासो कवियों ने श्रृंगार रस के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यदि हम काव्य रूप की बात करें तो रासो काव्य में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्य का रूप देखा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो तथा विजयपाल रासो की प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो तथा विजयपाल रासो को प्रबंध काव्य की कोटि में रखा जाता है। इनका वर्ण विषय विस्तृत है तथा चरित नायक के संपूर्ण जीवन की कथा समेट कर रखा हुआ है। चंदनवाला रास तथा संदेश रासक एक खंड काव्य है। इसको हम महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि संदेश रासक भी एक खंड काव्य है, खंडों में विभाजित है। संदेश रासक में नायिका अपने प्रवासी पति को पथिक द्वारा संदेश भेजती है। गेय काव्य है,
गेय काव्य के अंतर्गत बीसल देव रासो का उल्लेख किया जाता है। ये जो पूरा रासो, बीसल देव रासो का जो पूरा काव्य है, इस कृति में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग किया गया है। उपदेश रसायन रास मुक्तक काव्य है। इसमें नीति तथा धर्म के उपदेश दिए गए हैं। अगर हम इसके अभिव्यंजना पक्ष देखें, रासो जितना रासो साहित्य रहा है उसका, तो रासो काव्यों के भाषा वैविध्य है। उसमें प्रयुक्त अलंकार तथा छंदों का विवेचन बहुत अधिक हुआ है। रासो काव्य की भाषा वैविध्यपूर्ण है, मतलब किसी एक में एक सारी में एक ही भाषा नहीं है, सब में अलग अलग है। तो यहाँ यहाँ तक कि एक ही काव्य ग्रंथ में दो भिन्न प्रकार की भाषाओं का संगम देखा जा सकता है। मतलब काव्य एक है, रचना एक है, लेकिन जो भाषाएं हैं वो अलग अलग है। इसका कारण ये है कि इन काव्यों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सम्यक वर्णन हुआ है। इस युग में साहित्यिक राजस्थानी भाषा का प्रयोग डिंगल के नाम से काव्य में होता था तथा ब्रज मिश्रित भाषा के साहित्यिक रूप को पिंगल कहा गया है। चारण कवियों ने वीर गाथात्मक रासो काव्य की रचना डिंगल में की है, जबकि जो वीर विषय की दृष्टि से जो ये भाषा है वो अधिक उपयुक्त है। इस भाषा पर संस्कृत, अरबी, फारसी, प्राकृत, पंजाबी, ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिल जाता है। यदि इस पूरे ही जो भी हमारे रासो काव्य हैं, इन पर दृष्टिपात किया जाए तो विशेषताएं बहुत अधिक हैं। आप जब इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। बाकी ये जो मुख्य मुख्य विशेषताएं थी इन रासो काव्य की, वो हमने आपको आपके समक्ष आज बातचीत की है। इनके काव्य में कठोर एवं दीप्त प्रधान शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द भी प्रयोग किए गए हैं जिनका सहज ही अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय जो भाषा रही है और अभी जो हमारे बीच में जो भाषा चल रही है उसमें काफी अंतर है। तो उस समय की भाषा में भी उन्होंने कठिन शब्दों को बीच बीच में रखा है, जिसको समझना बड़ा कठिन है। श्रृंगार परक रासो काव्य के रचयिताओं ने अलंकारों के सौंदर्य के माध्यम से प्रेम तथा वियोग का वर्णन किया है। जैसे अलंकार, कई अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें उपमा अलंकार और यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार ये प्रमुख है। इनमें इन्होंने इन अलंकारों को काफी जो जो वियोग वर्णन है उसमें इन अलंकारों का उन्होंने काफी वर्णन किया है। विषय अलग अलग होने से भाषा में परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि चारण कवियों ने वीर गाथात्मक काव्य की रचना की है, फलस्वरूप उनके काव्य में थोड़ा अलग है। और अन्य जो कवि जो श्रृंगार परक रासो काव्य है उनमें थोड़ी सी भाषा का अलग देखी जा सकती है। इस तरह से भाषा के माध्यम से यदि देखा जाए तो दोनों सब रासो काव्य में भाषा अ, मेल नहीं खाती, थोड़ी अलग है एक दूसरे से। अ, अब मैं अपने इस व्याख्यान को यहाँ समाप्त करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो ये रासो काव्य है और उनकी विशेषता है वो भली भांति समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम लोग जो पूरा हमारा आदिकाल के जितने भी रचनाएं रही हैं, चाहे वो रासो काव्य हो, चाहे वो धर्म धर्म संबंधी काव्य रहे हों, जैन, सिद्ध, नाथ और भी लौकिक जितने भी साहित्य रहा है उन सब की हम चर्चा अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।